मोशन ऑफ सैटेलाइट में हम लोगों ने देखा था टाइम पीरियड क्या होगा, स्पीड क्या होगा, उसका एनर्जी क्या होगा, है ना, ऑर्बिटल स्पीड किस पे डिपेंड करता है, ये सारी चीजों हम लोगों ने डिस्कस किया था। आज हम लोग थोड़ा सा और एक्सटेंड करेंगे चीजों को कि अगर कोई सर्कुलर ऑर्बिट में मूव कर रहा है तो उसका एक पर्टिकुलर स्पीड चाहिए। अगर उससे ज्यादा स्पीड है तो वो उस सर्कुलर ऑर्बिट में नहीं रहेगा, वो दूसरे ऑर्बिट में चला जाएगा, उसका जो ऑर्बिट होगा वो इलिप्टिकल हो जाएगा। सो आज हम लोग इस पे बात करेंगे। और उससे पहले हम लोग ये भी डिस्कस करेंगे बच्चों कि कुछ स्पेशल टाइप का सैटेलाइट, जैसे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। तो लिख लो, आज हम लोग डिस्कस करेंगे और दूसरा डिस्कस करेंगे पोलर सैटेलाइट। ठीक है, चलो तो हेडिंग डालो, जियो स्टेशनरी एंड पोलर सैटेलाइट, एक एक करके डिस्कस करेंगे। सो फर्स्ट वी विल डिस्कस दिस वन। सो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट क्या होता है बच्चों? नाम से ही पता है, जियो स्टेशनरी मतलब अर्थ के रेस्पेक्ट में, जियो इज फॉर अर्थ, अर्थ के रेस्पेक्ट में वो स्टेशनरी दिखे, वो रेस्ट में दिखे। तुम्हें पता है कि अर्थ इज रोटेटिंग अबाउट इट्स एक्सिस, दैट मीन्स अर्थ रोटेट कर रहा है तो वो भी अर्थ के ऊपर है और वो भी उसी सेंस में रोटेट करे। जो टाइम पीरियड अर्थ के रोटेशन का, वही टाइम पीरियड उस सैटेलाइट के मोशन का, है ना। तो बच्चों क्या होगा कि ये अर्थ अपने एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रहा है, एक सैटेलाइट यहाँ पे है, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट विल बी ओनली इन इक्वेटोरियल प्लेन। अब इसको एक्सप्लेन करूंगा, स्टेटमेंट मैंने दे दिया, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट इक्वेटोरियल प्लेन में ही होगा। यहां पे जियो स्टेशनरी सैटेलाइट नहीं होगा, अभी कुछ देर में हम एक्सप्लेन करेंगे। अगर ये स्टेटमेंट को मैं ट्रू मान लूं, मतलब तुम्हें मानना ही है, वो समझाऊंगा मैं। तो अगर कोई भी सैटेलाइट है तो हम कहेंगे जो इक्वेटर प्लेन का कोई जगह है उसके जस्ट अबव हो सकता है। मान लो मैं कहूं कि क्या महाराष्ट्र, क्या मुंबई या नासिक इक्वेटर पे है? नहीं है। तो क्या नासिक के जस्ट ऊपर हम एक सैटेलाइट जियो स्टेशनरी पुट कर सकते हैं? तो आंसर होगा नो, है ना। तो ये बड़ा फेमस क्वेश्चन है, क्या मुंबई के ऊपर हम जियो स्टेशनरी सैटेलाइट पुट कर सकते हैं? तो आंसर विल बी नो, बिकॉज मुंबई इज नॉट एट इक्वेटर, है ना। तो सबसे पहले जियो स्टेशनरी का क्या होना चाहिए क्राइटेरिया? टाइम पीरियड शुड बी सेम एज अर्थ टाइम पीरियड, और अर्थ का टाइम पीरियड है 24 आवर, एवरीवन नोज। एंड sense of rotation should be same, sense of rotation should be as earth rotation.
तो अर्थ का रोटेशन कैसे होता है बच्चों? वेस्ट टू ईस्ट। तो सैटेलाइट भी, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट भी वेस्ट टू ईस्ट ही रोटेट करेगा। कॉन्सेप्ट इज, व्हाट इज द टाइम पीरियड मान लो यहां से स्मॉलर डिस्टेंस पे सैटेलाइट है, तो कल हम लोग पिछले क्लास में टाइम पीरियड निकाले थे, t इज इक्वल टू कुछ तो आया था बच्चों टाइम पीरियड, 4 पाई अपॉन, मुझे याद नहीं, जाके अपने नोटबुक से देखो, gm और r टू द पावर 3/2। देख के लिख लो कितना है। तो बच्चों जब ये वैल्यू पुट करोगे, जी का वैल्यू पता है, अर्थ का मास भी नोन है, टाइम पीरियड का वैल्यू पुट कर दोगे तो आर का कुछ वैल्यू आएगा और आर का एक पर्टिकुलर वैल्यू आएगा। सो तुम्हारा होमवर्क रहा कि HCV से आर का क्या वैल्यू है वो देख के लिखना है। सो एक पर्टिकुलर वैल्यू आएगा जो कि बहुत ज्यादा होगा, अबाउट 36,000 किलोमीटर। अर्थ के सरफेस से शायद 36,000 किलोमीटर होता है। तो और ये बहुत बड़ा है, बहुत लार्ज डिस्टेंस है। तो एक ही पर्टिकुलर ऑर्बिट होगा जिसमें हम उस जियो स्टेशनरी सैटेलाइट को पुट कर सकते हैं। अभी हर कंट्री अपना अपना एक जियो स्टेशनरी सैटेलाइट पुट कर दिया है, बहुत सारे, मतलब इट्स नॉट एक एक, अलग अलग कंट्री का है। लेकिन इमेजिन करो बच्चों, अभी तो हर कंट्री का कुछ है, जैसे अमेरिका वालों को बहुत ज्यादा होगा जियो स्टेशनरी, इंडिया का भी होगा, दूसरे कंट्रीज का भी होगा। अब सोचो कि जैसे जैसे टाइम ये होगा, डेवलपमेंट बढ़ते जाएगा हमारा, तो नंबर ऑफ सैटेलाइट्स बहुत ज्यादा रिक्वायर्ड होगा। अभी तो देश पुट कर रहा है, कुछ समय बाद हर कंपनी अपना अपना एक जियो स्टेशन सैटेलाइट पुट करेगा और धीरे धीरे कुछ दिन बाद ऐसा होगा कि हर घर कहेगा कि हमारा भी एक स्टेशन सैटेलाइट ले लेते हैं। अगर ऐसा हुआ तो सोचो कि कहाँ रख पाएंगे, जगह नहीं है, सरकमफ्रेंस फिक्स्ड है। तो घर तक आने से पहले इनफैक्ट कंट्रीज में ही लगा होगा कि इतना जोन हमारा है, इतना जोन उसका है, उतने में ही पुट कर सकते हैं। हर कंट्री चाहेगा कि हमारा ज्यादा से ज्यादा जोन हो। अमेरिका वाला कहेगा नहीं, आधा तो मेरा ही रहेगा, चाइना वाला भी कहेगा। एनीवे, फ्यूचर में इस पे ये होगा, लड़ाई होगी, कौन कितना जगह पे रख पाता है। जियो स्टेशनरी क्यों जरूरी है बच्चों? वाई जियो स्टेशनरी इज इंपॉर्टेंट? बिकॉज जो भी तुम्हें टीवी देखते हो, लाइव टेलीकास्ट देखते हो, ये सारी चीजें, तो वो वहीं से ट्रांसमिट होकर आता है। इनफैक्ट मोबाइल फोन, ये सारी भी चीजें हैं, जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इतना ग्रोथ किया है, जो इंटरनेट चल रहा है, वो सब जियो स्टेशन सैटेलाइट में ही डिवाइस रखा हुआ है। और 12th में एक टॉपिक है कम्युनिकेशन सिस्टम, उसमें थोड़ा सा आइडिया बताया जाता है कि जियो स्टेशनरी सैटेलाइट, जैसे सपोज इंग्लैंड में मैच चल रहा है और लंदन में मैच चल रहा हो और वहां से हम लाइव टेलीकास्ट देखते हैं, तो होता क्या है, वहां से टेलीकास्ट किया और वो वहां से ब्रॉडकास्ट किया और वो पहले सैटेलाइट के पास सिग्नल जाता है,
the satellite receive the signal and then it broadcast again, वो फिर से उसको इमिट करता है वो सिग्नल को। तो जो हमारे अर्थ के ऊपर जो रखा वो सॉरी हमारे सामने जो होगा इंडिया के जो पास वाला जियो स्टेशन होगा वो फिर ये करता है सिग्नल सेंड किया और वो सिग्नल हमें रिसीव होता है। सिमिलरली मोबाइल फोन ये सारी चीजें भी जो है वो उसी पे से रिलेटेड है। तो जो इतना डेवलपमेंट हुआ है वो इसी के कारण हुआ है बच्चों। बहुत सारे स्टेशनरी जियो स्टेशनरी सैटेलाइट है जिसमें अलग अलग टाइम पे डिवाइसेस पुट कर रहे हैं, जैसे 4G हुआ 5G हुआ, तो वैसे डिवाइस वहां पे पुट कर रहे हैं जो इस टाइप के सिग्नल पे वर्क करे, इस टाइप के सिग्नल को रिसीव करे एंड ब्रॉडकास्ट करे। तो ये कम्युनिकेशन सिस्टम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जितने भी अभी चल रहा है सब यही है, यही मेथड से होता है। आज से 20 साल 25 साल पहले ये सिस्टम नहीं था, उतना नहीं था, इसलिए पहले एंटीना होता था और जो रेडियो स्टेशन होते थे या होता वहां पे ब्रॉडकास्ट करता था ग्राउंड से ही होता था और जो फ्रीक्वेंसीज थी वो लिमिटेड थी। हालांकि मैं इस पे ज्यादा डिस्कशन नहीं करूंगा, ये हमारा टॉपिक है कम्युनिकेशन सिस्टम का। तो जियो स्टेशन का एक समझ में आ गया कि क्या जरूरत है और इसके लिए एक रेडियस फिक्स्ड है। अब बात आती है जो हमने तुमसे प्रॉमिस किया कि ये सिर्फ इक्वेटोरियल प्लेन में ही क्यों होगा। कोई कहेगा सर एक काम करते हैं हम यहां पे रख लेते हैं, ठीक है, टाइम पीरियड होने के लिए रेडियस तो फिक्स होना चाहिए। तो यहां पे देखो ये रेडियस लिया का पर्टिकुलर रेडियस होगा और इसका भी टाइम पीरियड टी है। तुम कहोगे सर इस पे जो ग्रेविटेशन का फोर्स है वो इधर है Fg टुवर्ड सेंटर। सो इसका ये कंपोनेंट तो ठीक है, रिक्वायर्ड सेंटीपीटल फोर्स प्रोवाइड कर देगा रोटेशंस के लिए। अगर ये प्रोवाइड कर दिया, इसका भी टाइम पीरियड 24 आवर हो, लेकिन सोचो इस ग्रेविटेशन फोर्स का जो ये कंपोनेंट है टेंजेंशियल, वो कंपोनेंट को बैलेंस कौन करेगा, वो अनबैलेंस रह जाएगा, तो इसके कारण इसका इधर एक्सेलेरेशन हो जाएगा। सो वो इस प्लेन में सैटेलाइट ऐसे मूव नहीं करेगा, नहीं कर सकता है। तो कोई भी सैटेलाइट जो होगा उसका रोटेशन उसके सेंटर के अबाउट होगा, किसी दूसरे पॉइंट पे नहीं हो सकता है। ओके, तो इसका अगर 24 आवर भी रहे तो ये स्टेबल नहीं है। कोई कहेगा सर ऐसा सैटेलाइट पुट कर सकते हैं क्या, हो सकता है 24 आवर, लेकिन अर्थ रोटेट कर ऐसे ये कैसे हो सकता है कि एक ही पोजिशन पे रहे, तो ये पॉसिबल है। तो एक्सिस ऑफ रोटेशन भी सेम होना चाहिए बच्चों अर्थ के रोटेशन से, टाइम पीरियड भी सेम होना चाहिए, सेंस ऑफ रोटेशन भी सेम होना चाहिए। सो दिस इज कंडीशन फॉर जियो स्टेशनरी। तो जियो स्टेशनरी मेरा हो गया कंप्लीट। नेक्स्ट है बच्चों पोलर सैटेलाइट। पोलर सैटेलाइट इज, अब नाम से ही पता है पोल के अराउंड मूव कर रहा है। ऐसा है ना। Its radius is slightly greater than orbit radius is slightly greater than earth radius.
that means height of polar satellite is few hundred किलोमीटर ओनली, 100, 150, 200 किलोमीटर ही ऊपर रहता है। पोलर सैटेलाइट का हाइट अर्थ के सरफेस से बहुत कम होता है, 100 किलोमीटर के रेंज में होता है ना। सो इसका जो टाइम पीरियड होता है वो फ्यू आवर्स होता है। क्योंकि टाइम पीरियड इज प्रोपोर्शनल टू r टू द पावर 3/2। r कम है तो टाइम पीरियड कम होगा बच्चों। r अगर कम है तो टाइम पीरियड कम होगा, और इसका जब वैल्यू पुट करोगे तो लगभग 4 to 5 आवर्स के आसपास आ जाएगा। तो सर इसका यूज क्या है, पोलर सैटेलाइट का क्या एप्लीकेशन है, व्हाट विल बी द यूज, एंड यू कैन फाइंड दैट किसका स्पीड ज्यादा होगा, बिकॉज जितना नजदीक रहेगा अर्थ का उसका स्पीड उतना ज्यादा होगा। तो व्हाट इज द एप्लीकेशन, यूजेज ऑफ पोलर सैटेलाइट। अमेरिका वाले तो इसको यूज करते हैं स्पाइंग के लिए, कि चाइना वाले क्या कर रहे हैं, चाइना वाले कोरोना कहां से निकाले, है ना, देख नहीं पाया उसका। फिर वेदर प्रेडिक्शंस के लिए, वेदर प्रेडिक्शंस, मौसम कैसा होने वाला है, क्या आने वाला है, तूफान आने वाला है, निसर्ग कहां से चला, कहां से उठा, कितने देर में पहुंचेगा, ये सारी चीजों की जानकारी पोलर सैटेलाइट से होती है। अर्थ के बहुत नजदीक होता है, अर्थ को क्लोजली ऑब्जर्व करेगा, है ना। कैमरा बहुत हाई पावर का कैमरा, हाई रिजोल्यूशन पावर का कैमरा लगा रहता है। अगर पोलर सैटेलाइट के जगह पे जियो स्टेशनरी पे रख दो, बहुत दूर है, कुछ नहीं पता चलेगा कि अर्थ पे क्या हो रहा है। अमेरिका वाले तो घर घर में दूर देख लेते हैं कहां पे हो रहा है ना। तभी तो ओसामा बिन लादेन को खोज लिया कि पाकिस्तान में कहां छुपा हुआ था। इंडिया के पास भी रहता तो हमें दाऊद इब्राहिम ऐसे लोगों को पकड़ लेता, कि इंडिया का उतना स्ट्रांग नहीं है। तो बच्चों पोलर सैटेलाइट स्पाइंग के लिए यूज करते हैं, वेदर प्रेडिक्शंस के लिए यूज करते हैं, मिनरल्स रिसोर्सेज के बारे में पता करना है, कहां पे क्या है, कहां पे अर्थ में क्या क्या रिसोर्सेज है ना, ग्लोबल वार्मिंग को रीड करने के लिए, ये सारी चीजों के लिए इसका यूज होता है। क्योंकि सर ऐसा क्यों यूज होता है, तो हमने कहा कि अगर ये अर्थ के बहुत नजदीक है बच्चों, अर्थ के बहुत नजदीक है, तो इसका कैमरा अर्थ के एक सर्टेन पोर्शन, जैसे मान लो ये अर्थ है, यहाँ पे कैमरा है, तो ये इतने पोर्शंस का पिक्चर ले सकता है। तो जब ऐसे घूम रहा है तो अर्थ का एक पिक्चर स्ट्रिप बाय पिक्चर लिया, क्योंकि बहुत ज्यादा दूर तक का नहीं ले सकता है, एक स्ट्रिप का जब पास में जो है क्लियर पिक्चर लिया, तो ये पिक्चर लेते हुए चला गया। फिर जब दूसरी बार राउंड करके आएगा ऐसे, तो ये जगह नहीं रहेगा, तब तक रोटेट कर गया होगा, तो दूसरे स्ट्रिप का पिक्चर लेगा, फिर ऐसे जाएगा, फिर स्ट्रिप का पिक्चर लेगा। तो ऐसे 3-4 राउंड में अर्थ के पूरे अर्थ का पिक्चर वो हर दिन ले सकता है ना। क्या चेंजेस हो रहे हैं वो सारे चेंजेस को रीड कर सकता है पोलर सैटेलाइट। 1998 में इंडिया में न्यूक्लियर बॉम्ब का टेस्टिंग हुआ था। पोखरण में जो
राजस्थान में है। उसके लिए बहुत तैयारी करना पड़ता है, बहुत सारी चीजें करना पड़ता है। अमेरिका वाले या दूसरे कंट्री जो है वेस्टर्न कंट्री बहुत नजर रखते हैं कि कोई कंट्री, इराक चाहे कोई ईरान ऐसा बना तो नहीं रहा है, इंडिया पाकिस्तान बना तो नहीं रहा है। अच्छा, परमाणु मूवी में दिखाया है, श्रेयास ने बता रहा है, मैंने नहीं देखा है, लेकिन मैं उस समय पढ़ता था, तुम्हारी उम्र से थोड़ा और कम उम्र का था। तो उस समय क्या हुआ था, अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार थी 98 में, बीजेपी आई थी। तो जब ये हुआ तो बहुत बड़ा डिसीजन था, कंट्री के प्राइम मिनिस्टर ने, स्ट्रॉन्ग प्राइम मिनिस्टर थे हमारे, उन्होंने लिया था नहीं करवाएंगे। तो सारे बड़े कंट्री, यूरोपियन कंट्री, अमेरिका, सबने बैन लगा दिया था। और अमेरिका वाले को तो पता नहीं चला कि ये इंडिया कैसे कर लिया, कि हमारे जो इतने पोलर सैटेलाइट लगाए हुए हैं, इतने स्पाइंग एजेंट हैं, तो कैसे नहीं देख पाए। तो एग्जैक्टली था क्या कि इंडिया वालों ने पता कर लिया था कि जो उसका स्पाइंग सैटेलाइट है वो इंडिया के राजस्थान वाला जोन का पिक्चर किस किस टाइम पे लेता है। तो ऐसा था कि अब मैं पोखरण नहीं देखा हूं, तुम लोग शायद देखे हो तो तुम लोग और बेहतर 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 बता सकते हो, मैं तो उस समय की याद पे बता रहा हूं। तो इंडिया वाले काम करते थे और जो टाइम आता था कि वो सैटेलाइट अब ऐसे लेगा, तब फिर सब कुछ ढक करके रख दिया, फिर काम चालू हो जाता था। और बहुत अच्छे से उस चीज को अंजाम दिया गया था और हमारा टेस्टिंग हुआ था। सो पोलर सैटेलाइट का एप्लीकेशन हमने बता दिया बच्चों, स्पाइंग, वेदर प्रेडिक्शंस, क्लाइमेट चेंज को रीड करना, जो ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है ये सारी चीजों को स्टडी करना, मिनरल्स कहाँ पे है, रिसोर्सेज, अदर रिसोर्सेज कहाँ अर्थ पे क्या है, ये सारी चीजों के लिए पोलर सैटेलाइट का यूज होता है। जियो स्टेशनरी का मेन यूज क्या है, आईटी ये में, वहां पे हमारे सैटेलाइट पे रखे हुए डिवाइसेस जिससे हमें इंफॉर्मेशन मिल रहा है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में हो रहा है। मूवी देख रहे हो, सॉरी टीवी देख रहे हो, मैच ब्रॉडकास्ट होता है, इंटरनेट वाला कनेक्शन है, 4G 2G, मोबाइल फोन, एवरीथिंग रिलेटेड टू दैट। बच्चों ये अर्थ है जिसका मास कैपिटल है, या कोई भी प्लेनेट हो, और यहां से आर रेडियस पे, आर डिस्टेंस पे एक सैटेलाइट है जो V0 या VO कहें, GM/R से मूव कर रहा है, तो ये सर्कुलर ऑर्बिट में मूव करेगा। बट सोचो कि इसका स्पीड ना हम थोड़ा ज्यादा दे दिया, अगर यहां पे ये थोड़ा स्पीड दे दिया V1, V1 is greater than VO, then what will happen? क्या ये सर्कुलर ऑर्बिट में ही मूव करते रहेगा? तो तुम देखोगे कि इसमें तो जितना रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए, ग्रेविटी का फोर्स उतना दे रहा है, लेकिन इसमें V1 ज्यादा दे दिया। अगर इसी ऑर्बिट में मूव करना है तो इसको ज्यादा सेंट्रीपिटल फोर्स की जरूरत है, बट इस पॉइंट पे जो फोर्स है वो तो कांस्टेंट है। तो क्या होगा कि ये सर्कुलर ऑर्बिट में मूव नहीं करेगा, इसका स्पीड ज्यादा है, सो इट विल, इस डिस्टेंस विल स्टार्ट इंक्रीजिंग, सो दिस विल गो इन अ डिफरेंट पाथ। इसका डिस्टेंस बढ़ना शुरू हो जाएगा, बढ़ते बढ़ते एक पॉइंट पे ये सपोज R1 मैक्सिमम डिस्टेंस जाएगा, एक पॉइंट पे ये मैक्सिमम डिस्टेंस जाएगा बच्चों, और जहां मैक्सिमम डिस्टेंस जाएगा, देखो अभी स्पीड बढ़ रहा है, किसी भी पॉइंट पे इसके पास दो स्पीड होगा, इधर इसका दो कंपोनेंट, एक कंपोनेंट इधर होगा, एक कंपोनेंट इधर होगा। तो जब तक इसका रेडियल कंपोनेंट है तब तक डिस्टेंस बढ़ रहा बढ़ रहा बढ़ रहा, एक पॉइंट पे इसका स्पीड फिर से इधर हो जाएगा, लेकिन यह स्पीड कम हो जाएगा बच्चों, यहाँ पे जो स्पीड होगा कम होगा, एंड यू कैन प्रेडिक्ट दिस फ्रॉम एनर्जी कंजर्वेशन।
पोटेंशियल एनर्जी बढ़ गया तो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ गया तो काइनेटिक एनर्जी कम हो जाएगा। ये मैक्सिमम डिस्टेंस है। तो बच्चों ध्यान से सुनना, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट चल रहा है। यहां पे भी अभी जो वेलोसिटी है वो रेडियस के परपेंडिकुलर ही दिया हो बच्चों, रेडियस के परपेंडिकुलर। ये मिनिमम डिस्टेंस होगा और ये मैक्सिमम डिस्टेंस होगा। एट मिनिमम as well as maximum distance, velocity will be perpendicular to radius, क्योंकि उसका वेलोसिटी का अगर कंपोनेंट रेडियली आउटवर्ड में है तो डिस्टेंस बढ़ रहा होगा। जैसे यहाँ पे जो इधर जा रहा है, इधर जा रहा है तो इधर वेलोसिटी, इसका दो कंपोनेंट, एक टेंजेंशियल और एक रेडियली इनवर्ड। रेडियली इनवर्ड है इसलिए इसका डिस्टेंस कम हो रहा है, यहां से ऐसे कम होते 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 यहाँ पे फिर मिनिमम हो गया। ये दिख रहा होगा बच्चों तुम्हें। अगर कहोगे कि सर इसका स्पीड ना, इसका स्पीड v1 से v0 से कम दिया, v2 इज लेस देन vo, तो जितना रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए इसको उससे ज्यादा फोर्स होगा। v2 कम हो गया, कम होगा मतलब ये ज्यादा फोर्स है तो क्या होगा, ये थोड़ा ट्रैक करेगा तो इसका डिस्टेंस ना कम होना शुरू हो जाएगा। ये भी इलिप्टिकल पाथ में मूव करेगा। ये हो जाएगा बच्चों R2 मिनिमम, v2 डैश, ये v1 डैश। तो इसका डिस्टेंस कम होते होते एक मिनिमम डिस्टेंस होगा और फिर डिस्टेंस बढ़ेगा, फिर ये हो जाएगा, तो दिस बिकम्स मैक्सिमम डिस्टेंस। हमने v1 कहा था v0 से ग्रेटर है, बट अगर इसका स्पीड v3 विच इज ग्रेटर देन v escape का मतलब √2 टाइम्स ऑफ vo, then its motion will be parabolic. escape वेलोसिटी से भी ज्यादा दे दिया, दैट मीन्स √2 vo से ज्यादा दे दिया यहाँ पे, तो ये फिर वापस नहीं आएगा, इट विल escape unbound orbit, it will escape। सर अब मत करना। हाँ, तो तुमने पूछा था, मनस्वी ने पूछा कि सर लास्ट वाला पार्ट बता दो एक बार और। मैंने कहा कि यहाँ पे अगर ऑर्बिटल वेलोसिटी vo है तो escape वेलोसिटी पिछले क्लास में बताया था √2 vo होता है यहां से escape करने का। तो अगर तुम यहाँ पे √2 vo से ज्यादा वेलोसिटी दे दिया, v3 दिखाया हमने यहाँ पे, थोड़ा बड़ा दिखाया v3, तो क्या होगा, ये पैराबोलिक पाथ लेते हुए escape कर जाएगा, बाहर चला जाएगा। इस समय अगर इसका टोटल एनर्जी लिखोगे बच्चों तो ये मोर देन 0 हो जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा, इसलिए इट विल escape, है ना। अदरवाइज हर केस में जितना केस बाकी हमने डिस्कस किया उसमें टोटल एनर्जी लेस देन 0 रहेगा, तो वो बाउंड ऑर्बिट होगा, है ना। और ये अगर यहाँ पे कहो कि बहुत ही कम स्पीड दिया, बस थोड़ा सा दिया या छोड़ ही दिया, तो वो सीधे ऐसे गिर जाएगा, ये कहीं यहाँ पे जाके गिरेगा, अर्थ पे, अर्थ के साइज पे डिपेंड करेगा। तो ये सारे केसेस हो सकते हैं, जस्ट छोड़ दिया तो सीधे आ जाएगा, थोड़ा सा स्पीड दिया कहीं हिट किया, थोड़ा ज्यादा दिया एक वैल्यू से तो ये ऐसे सर्च करते हुए यहाँ पे आ जाएगा। vo दिया तो सर्कुलर ऑर्बिट में मूव करेगा, vo से ज्यादा दिया तो इलिप्टिकल ऑर्बिट में मूव करेगा, ये मिनिमम डिस्टेंस होगा और एक मैक्सिमम डिस्टेंस एग्जिस्ट करेगा। सो हमें सवाल ये निकालने होंगे बच्चों कि ये मैक्सिमम डिस्टेंस क्या होगा, या किसी पर्टिकुलर डिस्टेंस पे यहाँ पे वेलोसिटी क्या है, व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ दिस डिस्टेंस,
तो ऐसे सवाल में दो चीजें यूज करना है, दो कॉन्सेप्ट सवाल में कराऊंगा। तो बेसिक चीज थिंग इज, ये जब सवाल करेंगे तो पहला कॉन्सेप्ट है एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन। सारे बच्चे ध्यान से सुनना। एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन किसके अबाउट? अबाउट सेंटर ऑफ प्लैनेट। क्यों रहेगा कंजर्व? बिकॉज किसी भी पोजिशन पे जो फोर्स या दाब होते हैं यहीं से पास कर जाए, इससे तो टॉर्क जीरो, टॉर्क जीरो, तो एंगुलर मोमेंटम विल रिमेन कंजर्व। जैसे अभी मैंने कहा बच्चों कि ये डिस्टेंस r है, इसका वेलोसिटी यहाँ पे v1 था और मैक्सिमम डिस्टेंस को लिख दिया r1 डैश, सॉरी r1 लिखा है और यहाँ पे वेलोसिटी को v1 डैश लिख दिया। इस मैक्सिमम डिस्टेंस को भी r1 डैश लिख देता हूं, डैश फॉर। तो यहां से वेलोसिटी क्या हो जाएगा, इनिशियल एंगुलर मोमेंटम क्या हो जाएगा, mv1 इंटू r, ये r ले रहा हूं क्योंकि ये परपेंडिकुलर इसलिए, दैट इज इक्वल टू m v1 डैश इंटू r1 डैश, यहां का एंगुलर मोमेंटम। लेकिन सपोज यहां पे r1 डबल डैश हो, v1 डबल डैश है, तो क्या इसको लिख सकते हैं m इंटू v1 डबल डैश इंटू r1 डबल डैश? क्या ये सही है? कहोगे नहीं ये सही नहीं है। क्यों? क्योंकि एंगुलर मोमेंटम में ये और ये अभी परपेंडिकुलर नहीं है, तो इस रेडियस के परपेंडिकुलर वेलोसिटी लेते हैं, ये वेलोसिटी। अगर मान लो ये एंगल थीटा है सपोज, रेडियस और टेंजेंशियल में, तो ये हो जाएगा v1 cos थीटा इधर, v1 sin थीटा इधर, तो एंगुलर मोमेंटम L जो हो जाएगा इस पॉइंट पे m v1 डबल डैश r1 डबल डैश sin थीटा। इसको एक बार और लिखूंगा, लिख लिया बच्चों? बच्चों वो पिछला डायग्राम में बहुत सारी चीजें लिख दिए थे तो शायद क्लियर नहीं दिख रहा था, तो मैं एक बार फिर से बनाया और मैं लिख रहा हूं। देखो बच्चों ये है मिनिमम डिस्टेंस,
है ना, और ये है मैक्सिमम डिस्टेंस। मिनिमम डिस्टेंस पे वेलोसिटी v1 जो होगा वो रेडियस के परपेंडिकुलर होगा, मैक्सिमम डिस्टेंस पे भी वेलोसिटी रेडियस के परपेंडिकुलर होगा, और किसी जनरल पॉइंट पे जो वेलोसिटी होगा उसका एक कंपोनेंट रेडियल आउटवर्ड या रेडियल इनवर्ड में होगा, जैसे यहां पे है ना, ये एंगल मान लो θ4 है, ये r4 है, ये v4 है, तो देखना इस v4 का एक इधर कंपोनेंट होगा, इसलिए अभी ऐसे जा रहा है तो इसका रेडियली इनवर्ड वेलोसिटी है कंपोनेंट एक, इसलिए डिस्टेंस कम हो रहा। तो अगर मैं लिखूं यहां पे एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन अबाउट सेंटर ऑफ प्लैनेट, एंगुलर मोमेंटम जो होगा m v1 r1, क्योंकि v r के परपेंडिकुलर है, इज इक्वल टू यहां पे, या पहले यहां का लिख लेता हूं, m v2 r2 इक्वल टू यहां पे m इज द मास ऑफ द स्मॉल मास ऑफ द सैटेलाइट, m v3 का ये नहीं, ये कंपोनेंट m v3 sin θ3 इंटू r3, m v4 sin θ4 r4। दूसरा और क्या लिख सकते हैं बच्चों, मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन, व्हाट इज द एनर्जी एट दिस पॉइंट, हाफ m v1 स्क्वायर माइनस g कैपिटल M स्मॉल m बाई r1, u2 यहां का एनर्जी हाफ m v2 स्क्वायर माइनस g कैपिटल M स्मॉल m बाई r2। बच्चों यहां से इन दोनों u1 इज इक्वल टू u2 होगा, तुम्हें पता है v2 क्या होगा, u3 एनर्जी है, डायरेक्शन से कोई मतलब नहीं है, हाफ m v3 स्क्वायर माइनस g कैपिटल M स्मॉल m बाई r3, u1 इज इक्वल टू u2 इज इक्वल टू u3 इज इक्वल टू u4 भी लिख सकते हो। बच्चों ये इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ये कॉन्सेप्ट क्लियर है। सो बच्चों हम लोगों ने एलिप्टिकल ऑर्बिट का भी हम लोग डिस्कस किए, अब इसमें कुछ बच्चों को थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है अगर तुम लोगों ने इलिप्स नहीं पढ़ा है। इलिप्स में एक इसेंट्रिसिटी होता है, ऐसा कुछ कॉन्सेप्ट होता है, चलो बहुत ज्यादा नहीं होगा, थोड़ा सा मैं बता दूंगा। तो हम लोग नेक्स्ट शिफ्ट कर रहे हैं थ्योरी को, केपलर्स लॉ पे आ रहे हैं, केपलर्स लॉ हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो लिखो बच्चों, केपलर्स ने इन्होंने खुद तो डेटा नहीं किया था, अपने मेंटर्स के डेटा पे के बेस पे बहुत ज्यादा डेटा था किस चीज का, कि डिफरेंट डिफरेंट जो प्लैनेट्स है उसका अलग अलग टाइम पे क्या पोजीशन है ना, उसके मोशंस को बहुत ज्यादा एनालाइज किया गया, उसको डेटा को केपलर्स ने एनालाइज किया, केपलर्स ने डेटा
कलेक्ट नहीं किया था, कलेक्ट टाइको ब्राहे नाम के साइंटिस्ट थे, उन्होंने किया था। और उसके बेस पे इन्होंने 3 लॉ दिए, ठीक है। 3 लॉ दिए फॉर द प्लैनेटरी मोशन अराउंड सन। सन का मोशन प्लैनेट के अबाउट कैसा है उस पे। तो पहला उन्होंने दिया प्लैनेट्स मूव्स इन सर्कुलर नहीं, इलिप्टिकल ऑर्बिट अगर बच्चों इलिप्स होता है तो 2 फोकस होता है, तो उसमें एक फोकस पे सन है और उसके अराउंड इलिप्टिकल ऑर्बिट में प्लैनेट्स मूव करता है। डिफरेंट डिफरेंट प्लैनेट्स हैव डिफरेंट इसेंट्रिसिटी। नहीं, केप्लर्स गैलीलियो के बाद के होंगे। So it moves in elliptical orbit with different eccentricity, है ना। जो प्लैनेट सन के नजदीक है उसका इसेंट्रिसिटी बहुत कम है। इसेंट्रिसिटी कम होगा, ई अगर 0 होता है तो वो सर्कल होता है। तो सर्किल इज अ स्पेशल केस ऑफ इलिप्स। इसेंट्रिसिटी 0 तो सर्कल। जो प्लैनेट्स बड़े ऑर्बिट में मूव कर रहा है, जो सन से दूर है, उसका इसेंट्रिसिटी थोड़ा ज्यादा है, ठीक है ना। लिखो यहां। तो बच्चों मैंने कुछ प्लैनेट्स का ऑर्बिट का हमने डेटा दिया है कि याद नहीं रखना, बट छोटा सा आइडिया रखना है कि बहुत छोटा होता है, ये डिस्कस किया। सेकेंड लॉ इज, पहले मैं एक डायग्राम ड्रॉ कर देता हूं, इसको मिटा रहा हूं, है ना। जैसे मैं बना रहा हूं कि एक इलिप्स है, दिस इज फोकस S1, दिस इज फोकस S2, यहाँ पे सन है। इसमें कुछ टर्म्स बताऊंगा बच्चों। ये बच्चों सेंटर हो गया, इसको बोलते हैं मेजर एक्सिस, इसको बोलते हैं माइनर एक्सिस, और इसको बोलते हैं सेमी मेजर एक्सिस। और इसको ए से डिनोट करते हैं। तो ये टोटल हो गया 2a। ये बच्चों फोकस है, फोकस से का सेंटर से डिस्टेंस ए ई होता है, इसी को इसेंट्रिसिटी बोलते हैं। तो अगर बच्चों ई छोटा है तो क्या होगा, ये सेंटर और इसका पोजीशन लगभग सेम है। और इसको बोलते हैं सेमी माइनर एक्सिस ए को। और मैथ वाले बच्चे तुम लोगों को पता होगा शायद कि ए और बी में क्या रिलेशन होता है, ए बी और ई में कैसे रिलेशन लिखते हैं। ओके बच्चों, ये डिस्टेंस हो जाएगा, दिस इज ए, तो ये डिस्टेंस हो जाएगा ए माइनस ए माइनस ए, दिस इज आर मिनिमम। ये मिनिमम डिस्टेंस है बच्चों।
और ये डिस्टेंस हो जाएगा मैक्सिमम आर मैक्स, ये कितना हो जाएगा ए प्लस ए। बच्चों जो मिनिमम डिस्टेंस होता है, अगर हम सन की बात कर रहे हैं तो इसको बोलते हैं एपहेलियन, और जो मैक्सिमम डिस्टेंस है उसका कन्वेंशन बोलते हैं पेरीहेलियन, नहीं सॉरी सॉरी, इसको बोलते हैं पेरीहेलियन, उल्टा बोल दिया, पेरीहेलियन, एंड दिस इज कॉल्ड, अगर हम सन और अर्थ की बात कर रहे हैं, सन और प्लेनेट की बात कर रहे हैं, सन रिलेटेड है तो एपहेलियन और पेरीहेलियन। अब मैं भूल जाता हूं तो मैं कैसे याद रखा हूं, पी फॉर पास, पास में है तो पेरीहेलियन, ए फॉर अवे, अवे है तो एपहेलियन, कैसे भी कोई भी एक याद रख लो, ए फॉर अवे एपहेलियन। बच्चों इन जनरल अगर कोई भी हम लोग प्लैनेट और सैटेलाइट की बात करें तो उसको बोलते हैं पेरिगी एंड एपोजी, पेरिजी एंड एपोजी। तो ये वर्ड कहीं पे यूज आ सकता है, जेई मेन के सवाल में आ सकता है, मेडिकल के सवाल में ऐसे दे देते हैं, तो ये मैंने बता दिया। हालांकि अभी सेकेंड लॉ बोला नहीं, सेकेंड लॉ जस्ट मेंशन करूंगा अभी। तुम लोगों को पता है कि नहीं कि पहले प्लूटो को भी ग्रह मानते थे, और हमारे जो पता है हिंदू शास्त्र में है उसमें 9 ग्रह मानते हैं, लेकिन कुछ क्राइटेरिया फिक्स किया गया बाद में, तो 2003-4 के आसपास ही मैं बोला अभी, तो उसको माना गया साइंटिस्ट के कम्युनिटी में कि हाँ प्लूटो को हम लोग प्लेनेट नहीं मानेंगे। तो आईटी बॉम्बे में मेरे हॉस्टल पे ही एग्जिस्टेंस पे सवाल आ गया, हमारे हॉस्टल का नाम प्लूटोनियन था, प्लूटो था, हम लोग प्लूटोनियन बोलते थे, H9 था हॉस्टल नंबर। बच्चों डायग्राम तो अच्छा नहीं बनाए, बच्चों समझाते हैं, ये तुम्हारा सेमी मेजर एक्सिस है, मेजर एक्सिस, और ये हमारा हो गया माइनर एक्सिस। सन इज एट वन फोकस, तो सन से प्लैनेट को मिला करके एक लाइन पुट कर दो जिसको कहेंगे पोजीशन वेक्टर, पोजीशन वेक्टर ऑफ प्लैनेट। कहां से पोजीशन वेक्टर लिया, तो सन से। आज टाइम विल स्पेंड, ये पोजीशन वेक्टर चेंज ऐसे हो रहा, चेंज हो रहा, सो इसको कहेंगे पोजीशन वेक्टर इज स्वीपिंग सम एरिया, position vector is sweeping some area, so this is the area it has swept in certain time interval, let's delta t में। तो अगर मान लो ये यहां पे है तो डेल्टा टी में ये थोड़ा ज्यादा दूर जाएगा, तो दिस विल स्वीप दिस मच एरिया इन डेल्टा टी। तो जब यहां पे प्लैनेट्स है तब उसने जो स्वीप किया एरिया, और जब यहां पे तब स्वीप किया एरिया पोजीशन वेक्टर, वो दोनों सेम होगा, यही उन्होंने केपलर्स ने बताया। तो सेकेंड लॉ इज एरिया स्वेप्ट बाय पोजीशन वेक्टर विल बी सेम इन इक्वल टाइम इंटरवल। लिख लो, एरिया स्वेप्ट बाय या एरिया स्वेप्ट बाय पोजीशन वेक्टर पोजीशन वेक्टर क्या, फ्रॉम सन टू प्लैनेट will be same in
इक्वल टाइम इंटरवल। और ये तुम कहोगे सर हाँ ये पॉसिबल है, क्यों? क्योंकि एनर्जी कंजर्वेशन से हमने देखा कि जब ये डिस्टेंस ज्यादा है तो इसका स्पीड कम होगा। स्पीड कम होगा, इसका मतलब ये थोड़ा कम डिस्टेंस चलेगा, बट ये डिस्टेंस, ये वाला रेडियस ज्यादा है, तो ये एरिया और ये एरिया में ये डिस्टेंस कम है बट ये डिस्टेंस ज्यादा चलेगा, ये वाला, ये रेडियस कम है, तो ये दोनों अपोजिट फैक्टर का है, इसलिए क्या करेगा, ये दोनों एरिया इक्वल हो सकता है। और ये उन्होंने डेटा के बेसिस पे बताया कि इक्वल होता है ना। दैट मीन्स इसी को हम ऐसे लिखें, dA by dt that will be constant. It will not depend कि प्लैनेट्स यहां है कि यहां है कि यहां है, या अगर कहें मुझे कुछ नहीं पता, एनर्जी कंजर्वेशन नहीं पता, कम से कम इस लॉ को अगर वैलिड माने तो हम ये कह सकते हैं कि जब नजदीक है तो ये ज्यादा स्पीड से चल रहा है, जब दूर है तो ये कम स्पीड से चल रहा है, इससे कह सकते हैं। बट इसको अगर हम आगे और डिस्कस करेंगे, इसको लिखेंगे, तो एग्जैक्टली ये कुछ और नहीं, दिस कम्स फ्रॉम, दिस इज कॉन्सिक्वेंस ऑफ एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन। इसको मैं प्रूफ करूंगा कि ये स्टेटमेंट एग्जैक्टली एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन को बता रहा है, मैं वो डिस्कस कर दूंगा कि दिस इज रिलेटेड टू एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन, और हमें पता है कि क्यों एंगुलर मोमेंटम कंजर्व है। वी विल प्रूव अकॉर्डिंग टू दिस, बट केपलर्स ने उससे नहीं बताया था, केपलर्स ने बताया डेटा के बेसिस पे, इसलिए उसको हम लोग कहें केपलर्स लॉ। इसको लिख लो बच्चों, और फिर अभी हमें प्रूफ करना है कि दिस इज एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन। लिख लिया बच्चों? ये लिख लिया तो अब देखो यहाँ पे ध्यान दो बच्चों, इसका वेलोसिटी अभी देखो पाथ के टेंजेंशियल डायरेक्शन में, लेट्स रेडियस से थीटा एंगल बना रहा है ना। तो बच्चों ये जो डिस्टेंस होने वाला है, यहां से यहां चला गया dt टाइम में, डेल्टा टी इज वेरी स्मॉल, तो ये जो डिस्टेंस होने वाला है, ये डिस्टेंस होने वाला है v डेल्टा टी। यहां से मैं परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देता हूं, तो बताओ ये कितना होगा। बहुत छोटा सा डिस्टेंस गया तो ये यहां से परपेंडिकुलर, ये डिस्टेंस हो जाएगा v डेल्टा टी साइन थीटा। What is this shaded area? This shaded area, half into delta A is equal to, ये ट्रायंगल है तो हाफ इंटू ये डिस्टेंस r इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, नॉर्मल डिस्टेंस, हाफ इंटू r इंटू ये डिस्टेंस कितना है v डेल्टा टी साइन थीटा। सो बच्चों डेल्टा a और ये डेल्टा टी को ले आओ नीचे, दैट इज इक्वल टू क्या हो गया, हाफ r v साइन थीटा, है ना। अब इसमें क्या करते हैं, m से, ये हो गया dA by dt,
इसको ना m से मल्टीप्लाई कर दो ऊपर नीचे, तो आ जाएगा 1/2m और m r v sin theta. See what is this? This is angular momentum L. So बच्चों यहां से देखना ये क्या हो गया, dA/dt, ये है dA/dt, चूंकि डेल्टा टी इज वेरी स्मॉल, dA/dt इज इक्वल टू क्या हो गया बच्चों, ये है L/2m. तो केप्लर्स ने क्या कहा, केप्लर्स ने कहा dA/dt इज कांस्टेंट, और हम dA/dt को ये प्रूव कर दिए. दैट मींस केप्लर्स ने इनडायरेक्टली बताया m तो कांस्टेंट, दैट मींस L इज कांस्टेंट. मतलब ये तो केप्लर्स सेकंड लॉ इज रिलेटेड टू एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन. और बच्चों जेई मेन के लिए अगर मेडिकल बैच में पढ़ाता तो कहता उनको कि ये याद कर लो, ये आज इट इज आ जाएगा. जेई एडवांस में पूछ सकता है मल्टीपल आंसर करेक्ट में कि कौन कौन से ऑप्शंस करेक्ट है. सो अभी सारे बच्चों को समझ में आ गया केप्लर सेकेंड लॉ, दैट इज एरिया स्वेप्ट वाला जो फंडा है, दैट इज रिलेटेड टू एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन. सो बच्चों हम लोगों ने सेकेंड लॉ पढ़ लिया. अब आते हैं केप्लर्स थर्ड लॉ. बच्चों थर्ड लॉ इज रिलेटेड टू टाइम पीरियड. लिखो टाइम पीरियड is proportional to time period is proportional to 3/2 पावर ऑफ, ये एग्जैक्टली ऐसे नहीं करके ऐसे रहता है मेनली, टी स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू ए क्यूब. बच्चों यही चीज हमने पढ़ा था आर क्यूब, रेडियस के क्यूब पावर के प्रोपोर्शनल था, और जो फॉर्मूला वहां पढ़ा था वही होगा, सिर्फ रेडियस को ए से रिप्लेस कर दो. टी स्क्वायर इक्वल टू क्या पढ़ा था, 4π² g m. देख लेना वहां रेडियस था, यहाँ पे ये रहेगा. एंड दिस कैन बी प्रूव्ड. क्योंकि टाइम कम है तो मैं भी प्रूव नहीं कर रहा हूं, मैं सिर्फ बता रहा हूं. दिस कैन बी प्रूव्ड फ्रॉम फैक्ट कि dA/dt इज इक्वल टू L/2m, जो अभी प्रूफ किया था इससे हो जाता है ना. और मैं अभी फोटो भेज दूंगा इसका प्रूफ का, तुम कर लोगे. तो इससे ये प्रूफ आ जाता है. सर्कल का तो हमने किया था, इलिप्स का नहीं किया, हमने जस्ट बता दिया इलिप्टिकल ऑर्बिट में मूव करेगा तो ए. दैट मींस जहां भी जो सर्कल के लिए रेडियस था वही रोल इलिप्स वाले में ए प्ले करेगा. तो हमारा केप्लर्स लॉ बच्चों कंप्लीट हो गया. ये अभी जस्ट मैं भेज दूंगा सॉल्यूशन. और दूसरा मैं बता रहा हूं टोटल एनर्जी इन इलिप्टिकल मोशन. टोटल एनर्जी इन केस ऑफ इलिप्टिकल ऑर्बिट. ये बच्चों यहां भी टोटल एनर्जी आ जाएगा, वहां पे आता था -gm/, पोटेंशियल एनर्जी का हाफ होता था, आर आता था, यहाँ पे ए आ जाएगा, वहां पे आर होता था यहाँ पे. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, टोटल एनर्जी ये हो जाएगा. टोटल एनर्जी विल रिमेन कंजर्व.
लेकिन अगर सर्कुलर ऑर्बिट मूव कर रहा है तो काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी दोनों कांस्टेंट होता था। हर पॉइंट पे काइनेटिक और हर पॉइंट पे पोटेंशियल सेम होता था, किसमें? सर्कुलर ऑर्बिट में। बट इलिप्टिकल में दोनों चेंज होगा, लेकिन दोनों का समेशन कांस्टेंट रहेगा और वो ये रहेगा।